आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला पार्ट पार्ट 2, यानी जहां पर हमारे डिस्कशन का विषय होगा किस चीज को किस चीज में चेंज करना। अभी तक हम केमिकल पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे थे। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे, इसकी मदद से हम कुछ केमिकल चेंज करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, इस पार्ट में हो क्या रहा है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में अब तक हम इससे पहले वाले पार्ट में जो चीज हम पढ़ते थे बच्चों, उसके अंदर क्या था, जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते थे, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन को नीचे पहुंचाना होता था। तो इस काम को करने के लिए कोई टेंशन नहीं होती थी, इसको सिर्फ क्या कर दो, आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले आएंगे। अब आप यहां जो प्रोसेस देखने वाले हो वो प्रोसेस क्या है, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाना है, नीचे से ऊपर फेंकना है। यहां पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से इसके अंदर रिवर्स प्रोसेस करनी है। यानी इस प्रोसेस को करने के लिए, जैसे ये प्रोसेस एक हाई लेवल पर वाटर रखा हुआ है, लो लेवल पर वाटर रखा हुआ है, अगर सिर्फ इनको आप पाइप से कनेक्ट कर दीजिए तो लिक्विड हाई लेवल टू लो लेवल तक फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी उल्टी प्रोसेस करनी है तो बिना पंप के नहीं हो पाएगी। यानी अब जो आप प्रोसेस पढ़ने वाले हो वो प्रोसेस वास्तव में कैसी प्रोसेस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस, जरा देखते हैं। जैसे मान लो हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपने शुरुआत में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहां हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, इधर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो एक्वस सॉल्यूशन पानी में डालने पर टूट गया। कैसे, A प्लस एक्वस में और B माइनस एक्वस में। अब जरा देखो, यहां मैंने एक बल्ब लगा दिया और ये बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करने लगा। अब हमारा पूरा डिस्कशन का विषय यही है कि यहां पर प्रोसेस क्या चल रही है। तो देखो बच्चों, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो चीज लगी है, ये जो पंप लगा है, यहां पे जो सेल है ना, इसको आप ऐसे सोचिए कि ये पंप की तरह है। ठीक है, पूरी बात पहले सुन लेना फिर एक डिस्कशन पे पहुंचना। ये कहानी बिल्कुल सिंपल नहीं चलेगी, एक एक स्टेप जरा ध्यान से सुनते चलिए। यहां ये पंप है, ये क्या करता है, इस वाली रॉड से सरफेस इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच ले रहा है और दूसरे साइड में ढकेल रहा है। ये क्या है, एक पंप है। इसका काम क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रॉ से घसीट रहा है ये और इधर फेंक दे रहा है, जिस कारण से इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये मैं क्या सोच रहा हूं, जब ये बल्ब ग्लो करने लगा ना, उसके बाद में प्रोसेस सोच रहा हूं कि यहां क्या हो रहा होगा। तो मैंने कहा इस पंप ने क्या किया, इसके सरफेस इलेक्ट्रॉनों को घसीटा और दूसरे साइड में थ्रो कर दिया, जिससे इस वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, दूसरे वाले पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। यहां ओवरऑल प्रोसेस क्या चल रही होगी, इस कंटेनर में मौजूद B माइनस किस तरफ अप्रोच करेगा, A प्लस किधर अप्रोच करेगा। ये चीजें जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगी तो यहां क्या होगा पता है, यहां क्या होगा, ये B माइनस यहां जाकर स्टिक नहीं होगा, न्यूट्रलाइज होगा। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तभी ये बल्ब जल रहा है, बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं
और उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाने का कारण क्या है? ये आयंस होंगे, इन्हीं के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। तो B- इस जगह आकर खुद को क्या कर रहा होगा? न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर दे रहा होगा। ये पंप क्या कर रहा होगा? इधर से इलेक्ट्रॉनों को सक कर रहा होगा, दूसरी तरफ फेंक रहा होगा। यही प्रोसेस लगातार होती जा रही होगी। नहीं चली बात? यहां इस जगह पर B- किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा और इससे ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? ये न्यूट्रलाइज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले होंगे, कहां पहुंचे होंगे? दूसरी साइड में। यहां पर क्या किया गया होगा? A+ इसको लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? A में। यही प्रोसेस लगातार चलती जा रही होगी। यहां ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती अगर ये A+ या B- नहीं मौजूद होते। क्या लग रहा है आपको? A+ और B- मौजूद नहीं होंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। सिर्फ पानी मौजूद है, आप इलेक्ट्रोड लगा दें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी? प्योर वाटर है, नहीं होने वाली। उसके अंदर आयन यदि होंगे तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। मेरी बात समझ आ रही? यहां ये जो पंप लगाया हुआ है यही इस प्रोसेस को करवा रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस खुद ब खुद होने वाली नहीं है। जरा मेरी बात सुनना, मान लो हमने NaCl लिया होता, ठीक? NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया है, यानी पानी अभी फिलहाल नहीं है, तो ये टूटता Na+ में और Cl- में। Cl- पहुंचता कहां? इस वाली जगह पर। इस वाली जगह पर Cl- क्या करता? किसमें कन्वर्ट होता? न्यूट्रल में कन्वर्ट होता। तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखा करो, हाफ ऑफ Cl2, क्योंकि Cl क्या है? गैस है, तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो। यहां किसमें कन्वर्ट हुआ? हाफ ऑफ Cl2, और क्या किया गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे कहां पर? दूसरे वाली साइड में। दूसरी वाली साइड में क्या हुआ? वो गलत नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? समझ में? एक कर लो तो। यहां पर मैंने कहा Na+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये Na सॉलिड। मैंने उसको सही करने के लिए सब गलत कर दिया। गलत नहीं किया, मतलब समझ रहा ना मेरी बात? यहां Cl- चेंज हो रहा है हाफ ऑफ Cl2 में और 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे साइड में क्या हो रहा है? Na+ इस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना रहा है? अच्छा एक बात सुनो जरा सा, Na सॉलिड बना रहा है, Cl- Cl2 बना रहा है, ये प्रोसेस हो सकती है क्या? आप सोचो ना, आप Na से Na+ बनता है, Na+ न्यूट्रल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ये प्रोसेस क्या खुद ब खुद हो सकती है क्या? Na के अंदर तो हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। Na के अंदर तो हमने नोबल गैस, Na+ के अंदर तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, फिर भी हम यहां क्या कर रहे हैं? उसको 1 इलेक्ट्रॉन चिपका दे रहे हैं। यानी ये प्रोसेस जो है खुद ब खुद होने वाली तो नहीं है। इसके ये तभी हो रही है जब बाहर से आपने क्या किया है? वो पंप लगाया है, वो एक्सटर्नल सोर्स लगाया है। पानी में मिलाने पर तो टूट गए। अब उसने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन घसीटने चालू किए, फेंकने चालू किए, घसीटने चालू करे, फेंकने चालू किए, घसीटने चालू किए, B- आकर चिपक गया, इलेक्ट्रॉन घसीटे फेंक दिए, B- न्यूट्रलाइज हो गया, और B- आया, इलेक्ट्रॉन घसीटे दूसरे की तरफ फेंक दिए। इस तरह से एक इलेक्ट्रोड पर B- न्यूट्रलाइज हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर A+ न्यूट्रलाइज हो रहा है। इधर जहां पर एनायन आ रहे हैं उसको बोलते हैं एनोड। जहां पर एनायन आ रहे हैं उसको बोला जाता है एनोड। यानी यहां एनोड कैसे चार्ज का टर्मिनल है, उधर क्या होता था? अंतर समझ में आ रहा है? यहां एनोड पर क्या हो रहा है? B-
अब पहले ये डिसाइड करो कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। एनोड पर चाहे वहां बात कर लो चाहे यहां बात कर लो, एनोड पर क्या है, हमेशा ही ऑक्सीडेशन है। नहीं आ रही यार बात समझ? बढ़िया। अच्छा, यहां ये कैसा चार्ज हो गया, प्लस। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर क्या आएगा, कैटायन, यानी इसको क्या बोलोगे, कैथोड। और इस पर होगा क्या, रिडक्शन। दोनों जगहों पर, अब सवाल समझना, दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड फ्लो होते हैं। दोनों जगहें मतलब समझ में आया, उधर वाली और इधर वाली, ट्रू या फॉल्स? दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड फ्लो होते हैं। इधर तो समझ में आ रहा है, उधर भी समझ में आ रहा है, ओके। दोनों जगहों पर बस क्या है बच्चों, साइन अलग अलग है। ये जो प्रोसेस है ये आपकी ऐसी है जिसका डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक। पहला एग्जांपल जो हमने NaCl का लिया, जब मैं NaCl पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो एट कैथोड सोडियम डिपॉजिट होगा और एट एनोड क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अगला एग्जांपल देखो। पहले पूरा सेल कैसे कंप्लीट हुआ ये समझ में आया। अच्छा, इस सेल में एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और अंदर जो फ्लो हो रही है वो आयंस के कारण। तो बच्चों क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि देखो इधर से इधर ये इलेक्ट्रॉन गए, यानी निगेटिव चार्ज बाहर में इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ऐसे गया, ठीक। इधर आया A+, इधर आया A+, यानी हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव इधर मूव किया, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है क्या, B-, यानी नेट में निगेटिव चार्ज का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। नेट में निगेटिव चार्ज का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, बाहर हो रहा है वायर के थ्रू और अंदर हो रहा है थ्रू आयन। हाँ, आयंस के थ्रू। नहीं समझ में आई मेरी बात? ओके ओके। और करंट इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। तो आपको समझ में आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाएंगे, एनोड टू कैथोड, एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इंटरनली आयन जा रहे हैं, तो कुछ तो भी पूछा जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। NaCl, पहले टिप्स करना है क्या? ओके, टिप्स टिप्स टिप्स। ये तो आपने पहले पढ़ा होगा ना उसमें, किसमें, इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रो कह रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत में पढ़ा होगा ना। ठीक है ठीक है। बच्चों जब भी कोई प्रोसेस नहीं हो पाती है, मतलब हम खूब सारे एजेंट ले आते हैं, लाओ इस पर्टिकुलर को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ये कर दें, इसको रिड्यूस कराने के लिए ये कर दें, जब हम थक हार जाते हैं और हमारे सामने कोई उपाय नहीं बचता ना, जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट, सही बोला ना मैंने, आराम से रिड्यूस होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? फ्लोरीन। खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर कभी आपको
उल्टा करना हो तो क्या करो पता है? यानी कभी ये प्रोसेस देखो आराम से हो सकती है, ये वाली प्रोसेस, फ्लोरीन इसमें जा सकता है। अब कुछ तो देखना छोड़ दिया कि अब ये पहले लिख लें, वो तो जाता रहेगा। पहले इधर सुनो, F2F माइनस में दुनिया में मौजूद किसी भी रिएजेंट से सबसे तेजी से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर कभी ये करना हो, ये आपके पास कोई भी केमिकल नहीं मिलेगा जो करवा पाए, दुनिया में मौजूद कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो ये करवा पाए, लेकिन आपने ये प्रोसेस करवाई हुई है। आपने ये प्रोसेस करवाई हुई है जब आप हॉल हेराल्ड प्रोसेस कर रहे थे, तो वहां F माइनस से F2 बनाया था और उस F2 ने Al2O3 से रिएक्शन करके AlF3 बना दिया था। यानी आपने इस चीज को करवा रखा है कि F माइनस को F2 में चेंज कर दिया है, लेकिन कोई केमिकल रिएजेंट ऐसा नहीं कर पाता। इसको करने के लिए आपको उसको उठाना पड़ेगा और रखना पड़ेगा कहां पर? इस सेल के अंदर। जब भी हर रिएजेंट हार जाता है ना, तो वहां यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का। ये यूज कर लो जो भी है, फिर मजबूरी में ये प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। आप बाहर से लगा रखा है आपने सेल, ये प्रोसेस होगी। तो जब कोई प्रोसेस ऐसी होती नहीं हो पाती है ना, तो वहां हम लेकर आते हैं सबसे बड़ा हथियार, और वो हथियार है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? क्या? इलेक्ट्रोड तो रॉड है। हाँ, सरफेस इलेक्ट्रॉन घसीट लिए गए, ठीक ना? या ऐसा समझ लो कि बाहर ये क्या चीज लगी हुई है, ये चीज पंप, इसने यहां पर और यहां पर पोटेंशियल लगा दिया, तो अब यहां पर प्लस का खूब सारा पोटेंशियल लग गया, तो क्या होगा? B माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि ये पोटेंशियल है, यहां आकर इसको न्यूट्रल ही होना पड़ेगा। ये न्यूट्रलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो इधर से इधर मूव करने लगे। हाँ, ये प्लस और नहीं, ये मैं आपसे ये बता रहा हूं, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, सर ये प्लस माइनस कैसे हुआ? देखो, जब आप बाहर से बैटरी लगा रहे हो ना, तो उसके बाद हमने कैसे बोल दिया कि इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, तो चार्ज कैसे आया? तो उस पंप ने क्या किया, इसके सरफेस इलेक्ट्रॉन को घसीटा और दूसरे की तरफ फेंक दिया। एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और आयंस फ्लो करने चालू हुए। अंदर आयन मूव कर रहे हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन चार्ज देख लीजिए, वहां क्या था ये देख लीजिए। बाहर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉनों के कारण, अंदर फ्लो हो रही है आयंस के कारण। क्या है? ये यहां पर समझ में आई मेरी बात? ये जो तुमने वो बैटरी पढ़ी इससे पहले, ये वाली,
ये बैटरी कहां पर लगी हुई है? इधर लगी हुई है ये। अब ये छोटी बैटरी क्या है? ये कौन सा सेल है पता है? ये सेल है आपका गैल्वानिक सेल। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये प्रोसेस जो हमने ये लिखी ये कहां पर हो रही है? कैथोड पर। कैथोड मतलब जहां क्या आ रहे हैं? कैटायन। ये प्रोसेस हो रही कहां पर? एनोड पर। एनोड पर हमेशा ही क्या हो रहा है? दोनों सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले यहां मैं एक नोट लिख रहा हूं। यहां ये नोट है अबाउट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अभी आप इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फॉर कैटायन देखिए जरा सा, अब मैंने अगला एग्जाम्पल लिया। अगला एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर मैंने NaCl तो लिया, ब्राइन सोल्यूशन लिया NaCl, और अब की कैसा ले लिया? एक्वस। ठीक है, यानी पहले मोल्टन का मतलब समझ में आ रहा ना बच्चों? फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड मतलब मेल्ट कर दिया बिल्कुल। आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? सॉलिड में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। हो सकती है अगर डिफेक्ट आ जाए तो, हो सकती है थोड़े बहुत अमाउंट में अगर डिफेक्ट आ जाए तो, शॉर्ट की, फ्रेंकल, इस टाइप के डिफेक्ट आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। थोड़ी ज्यादा होती है जब आप कैसा लेते हो? मोल्टन फॉर्म का लेते हो, और भयंकर ज्यादा होती है जब आप एक्वस फॉर्म का लेते हो। अब मैंने इसको ले लिया कौन सी फॉर्म का? एक्वस फॉर्म का। ठीक है भाई, एक्वस फॉर्म का लिया, यानी अब हमारे कंटेनर में Na+Cl- ये तो मौजूद है ही, साथ ही साथ H+ और OH- भी मौजूद है। H+ और OH- भी मौजूद है। अब दो आयन जो हैं वो रेस लगा रहे हैं निगेटिव की तरफ, और दो एनायन जो है वो रेस लगा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। अब इनमें ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पहले मुझे बताओ बच्चों, यहां वाली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? पीछे आ गया समझ में ना कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है, यहां क्या हो रहा है? अब मैंने कहा दो आयन है, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, इनमें एक ही पहले न्यूट्रलाइज होगा। कौन सा न्यूट्रलाइज होगा उसके लिए हमारे पास क्या है? ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है। इस डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चीज आपकी बाद में आएगी वो पहले न्यूट्रलाइज होगी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी चीज बाद में आएगी वो पहले न्यूट्रलाइज होगी। इट मींस Na+ और H+ में हाइड्रोजन उड़ेगा, यानी
आपका कैथोड से कौन सी गैस निकल रही होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब एनोड पर आते हैं। एनोड पर हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या? OH माइनस और Cl माइनस। बच्चों OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस बाद में आ रहा है, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी? क्लोरीन। बोलो बच्चों। और मैं तीसरी बात बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन का पीएच लगातार बढ़ रहा होगा। सॉल्यूशन का पीएच लगातार बढ़ रहा होगा। क्या बच रहा है? बेस बन रहा है ना, तो NaOH बेस बढ़ रहा होगा। तो बेस बढ़ रहा होगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने भी बढ़ेगी बोला था ना। तो पीएच यहां पर लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं। अच्छा बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यानी अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरीन बनाने के लिए मैं ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो इससे क्लोरीन गैस मिल सकती है। ब्राइन सॉल्यूशन की यदि मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो इससे क्लोरीन गैस मिल सकती है। बट फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये यूज नहीं होती है क्लोरीन बनाने के लिए। ये जो प्रोसेस है, ये क्लोरीन बनाने के लिए यूज नहीं होती है, क्योंकि जहां से क्लोरीन निकल रही होती है वहीं कंटेनर में बेस मौजूद होता है, और क्लोरीन और बेस आपस में रिएक्शन करके डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। यानी कोल्ड कंडीशन में -1 + 1, हॉट कंडीशन में -1 + 5, यानी वो वापस NaCl बन जाएगा, क्लोरीन नहीं बन पाएगी। शर्मा जी, आयुष शर्मा, दो हैं। रोल नंबर तबीयत खराब है, जाओ। इसमें अब मेरी बात समझ में आई आपको क्या क्या हो रहा है? यदि मैं एट कैथोड बात करूं तो क्या हो रहा होगा? कैथोड मतलब क्या? जहां पर कैटायन आ रहे होंगे। इन दोनों में कौन सा पहले न्यूट्रलाइज हुआ? H+, यानी यहां प्रोसेस हो रही होगी ट्वाइस H+, कुछ तो भी लिख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, यानी एक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में बाहर निकल रही होगी, ऐसे बुड़ 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 बुड़। एट एनोड पर क्या हो रहा होगा? दोनों में बच्चों कौन सी न्यूट्रलाइज होगा? Cl-। कैसे न्यूट्रलाइज होगा? ट्वाइस ऑफ Cl- चेंज इनटू 2 इलेक्ट्रॉन। एक से हाइड्रोजन गैस, एक से क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन जो है वो लगातार कैसा होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा। ठीक, नोट का ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। नोट का यही मैं आपको दूसरा पॉइंट लिख के बता रहा हूं, और वो दूसरा पॉइंट है ये कि मान लो OH- न्यूट्रलाइज होता, मान लो OH- न्यूट्रलाइज होता तो क्या बनता? वाटर बनता, और एक OH-, एक OH-। इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर बन गए H2O2। H2O2 रूम टेम्परेचर पर
अनस्टेबल होता है, टूट गया H2O और हाफ ऑफ O2 में। क्या बोला सर आपने? OH माइनस OH माइनस, इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, इस पर आ गया फ्री रेडिकल, इस पर आ गया फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन हो गए, बन गया क्या? H2O2। H2O2 टूट गया H2O और हाफ ऑफ O2 के अंदर। तो क्या आप मुझे रिएक्शन बता सकते हो मैं क्या लिखूं यहां पर? अब H2O प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही लिखा मैंने? ठीक है, कैसे हुआ ये मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। समझ में आ गया ना? लिख लोगे, ये हो गया। इधर वाला तो लिख लिया आप लोगों ने। अब मुझे बताओ, यदि मैंने कॉपर सल्फेट लिया होता, यदि मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं एक्वस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और प्रोसेस चल रही है, मुझे बताओ कैथोड पर क्या होगा? एक में कॉपर, एक पर ऑक्सीजन, पूरा कंटेनर एसिडिक। एक पर कॉपर, एक पर O2 और पूरा सॉल्यूशन एसिड। चेक करते हैं, कॉपर प्लस 2, बोलो बच्चों। जिनको नहीं आया वो देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बने, साथ ही साथ एक्वा से तो क्या आया? ये आया। इन दोनों में कौन सा जाएगा? कौन सा बाद में आ रहा है? कॉपर। मैंने कुछ और उड़ाया था क्या? नहीं। तो यहां इन दोनों में उड़ा क्या? कॉपर। तो कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक। दूसरे पर इन दोनों में क्या चीज उड़ रही है? देखो, OH माइनस उड़ रहा है। OH माइनस कैसे न्यूट्रलाइज होता है? अभी नोट में आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? तो ये अभी आपने नोट में पढ़ा है। तो ट्वाइस OH माइनस गिव H2O हाफ ऑफ O2 बच्चों, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यही कह रहा था कि कैथोड पर क्या हो रहा होगा? कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा। यहां पर क्या चीज हो रही होगी? इधर आ गया प्लस, प्लस वाले को क्या नाम दे रहे हो आप? एनोड। एनोड पर हो रहा होगा क्या? ऑक्सीडेशन। यहां से कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी? ऑक्सीजन गैस। बोलो बच्चों। और दूसरे साइड में, यानी दूसरा जो निगेटिव वाला है जिसको आप कैथोड कह रहे हो बच्चों, वहां पर आपका कॉपर आकर डिपॉजिट हो रहा होगा। नहीं आ रही बात सुन? नोट का तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ हाई करंट डेंसिटी, यदि करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपका यहां सल्फेट जो है वो आपका न्यूट्रलाइज होगा, और सल्फेट ऐसे न्यूट्रलाइज होगा। ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा
8 माइनस 2 और याद है ये पिछली क्लास में बताया था, लेकिन शायद दोनों बैच में नहीं बताया था। एक बैच में बताया था, एक बैच में नहीं बताया था। अरे कोई, अरे भाई साहब ऐसा पाप हो गया क्या? जो बताओ तो क्या? कोई बात नहीं, सॉल्ट ब्रिज वाला आगे बता देंगे ना, आगे पूछ लेना ये क्या हो रहा है। एस डबल, अरे चुप हो जा, विद्रोह के ज्वाला मत भड़काओ। सॉल्ट ब्रिज नहीं बताया तुमको? टीली लिली अभी बता देंगे ना। यहां देखिए, यहां देखिए, O माइनस इस पर्टिकुलर चीज ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। इस पर्टिकुलर चीज ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका। इसमें कौन सा चार्ज? इधर कौन सा चार्ज? फ्री रेडिकल। यानी ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? H2O8 में, और बाहर निकाला किस चीज को? 2 इलेक्ट्रॉन को। यानी सल्फेट जब वो कहां जाएगा? एनोड पर। तो एनोड पर वो होगा ऑक्सीडाइज, ये फॉर्मूला फॉलो होगा। लेकिन सल्फेट तभी आपका ऑक्सीडाइज होगा जब क्या कंडीशन दी जाए? हाई करंट डेंसिटी या कॉपर सल्फेट कैसा हो? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। पानी हो ही ना, पानी हो ही ना। अब पानी नहीं होगा तो एनायन में तो एक ही एनायन है ना, सल्फेट, वही जाके न्यूट्रलाइज होगा। अरे आया नहीं आया? अब टिप्स भगवान के लिए जल्दी से। क्या इधर वाला लिख लिया आपने? ओके, शाबाश बच्चों। लास्ट में मैंने ये बोला कि जब मतलब सल्फेट का तो न्यूट्रलाइजेशन बड़ा मुश्किल है कि सल्फेट एनायन जो है जाकर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करे। तो ये कब बिहेव करेगा? जब आपका बहुत ज्यादा करंट आ जाए, एक्सेसिव करंट दे तो आपका जितना वाटर है सब उड़ जाए और सल्फेट बचा रहे वो न्यूट्रलाइज हो। तो कैसे न्यूट्रलाइज होगा? ऐसे न्यूट्रलाइज होगा। तो दो केस है, या बहुत भयंकर इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा आ जाए, या कॉपर सल्फेट जो है एक्वस ना हो, मोल्टेन हो। मोल्टेन होगा तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं तो कैटायन यही न्यूट्रलाइज होगा, एनायन यही न्यूट्रलाइज होगा। और जब ये न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा? इस टाइप से ऑक्सीडाइज होगा। अगर मैं उधर वाले को हटा दूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या बात है, जल्दी कर जल्दी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, अभी कोई जा नहीं रहा है बाहर। हाँ क्या करें, अभी चालू करे, 5 मिनट नहीं हुआ मुंह धोने चला गया एक आदमी, अगला आदमी। और देखो ऐसा, देखो मतलब चीजें जो है ना ध्यान ऐसे नहीं रहती। अब ये चल रहा है, ठीक है, अब कितना अच्छा लेक्चर जाएगा वो डिपेंड करता है कि सामने से क्या चीज हो रही है। आप पूछो कि सर यहां ये कैसे हो गया, तो ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। अब ये लगता कि यार ये पता नहीं इधर उधर ध्यान ही दे रहे हैं, बार बार कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, तो लेक्चर ही बिगड़ जाता है। इधर वाला जल्दी नोट करो, हो गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, यदि मैं ले लूं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट CH3COO Na, बताओ अच्छा क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? कैथोड बोले तो जहां कैटायन पहुंच रहे हैं। Na सॉलिड, एक्वस लिया, एक्वस हाइड्रोजन गैस। दूसरे पर
दूसरे पर CH3COO माइनस पहुंचा है और OH माइनस पहुंचा है। अब मुद्दे का विषय यह है कि CH3COO माइनस कैसे न्यूट्रलाइज होगा, यह है अपना अगला क्वेश्चन। इस पर हम आते हैं। पहले मुझे आप भगवान के लिए जगह दो। मुझे बताओ, ब्लैक, व्हाइट और रेड फास्फोरस में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? व्हाइट। कौन सा ऐसा है जो अंधेरे में ग्लो करता है? क्या होती है उस प्रॉपर्टी का नाम? केमिल्यूमिनेस कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो अंधेरे में ग्लो करने वाली प्रोसेस होती है। फॉस्फीन की स्मेल कैसी होती है? रोटेन फिश। H2S की स्मेल कैसी होती है? रोटेन एग। ठीक है। यदि मैं ग्लूकोज पर रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI की करवा दूं, क्या बनेगा? रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन ग्लूकोज पर नॉर्मल हेक्सेन, सारे फंक्शनल ग्रुप उड़ जाएंगे।